सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो गणित विषय है उसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण राजन सीरीज आता है, इसके बहुविकल्पी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया था और लघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें 3 क्लास जो है आपकी हो चुकी हैं। ये आपकी चौथी क्लास है। इसमें हम आपके देखिए तीसरी क्लास में हम प्रश्न संख्या 40 तक कर चुके हैं। ठीक है, यहां तक आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी और इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक आपको मिल जाएगा। अब यहाँ आज की क्लास में हम प्रश्न संख्या 41 से देखने वाले हैं, तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से सभी लोग पढ़ पाएं और अपनी तैयारी को कम समय में बेहतर ढंग से कर पाएं। अब चलिए देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 41 है, आयत किसे कहते हैं, आयत को उदाहरण सहित समझाइए। तो आयत एक 4 भुजाओं वाली आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसके कोण समकोण होते हैं। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई ये आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 अंश के होते हैं। तो इसके बारे में तो बताना नहीं है, आप सब कुछ जानते ही हैं। अब इसके बाद देखते हैं, अगला है हमारा प्रश्न संख्या 42, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल उदाहरण द्वारा समझाइए। तो वर्ग की परिभाषा लिखिए, 4 भुजाओं वाली ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। चारों भुजाएं जो हैं आपस में बराबर होती हैं। अगर एक भुजा ए है तो बाकी भुजा भी क्या होती है, ए होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। ए बी सी डी एक वर्ग है, इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है और कोण ए बी सी डी ये तीनों चारों कोण जो हैं वह 90 अंश के हैं। वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ऐसी आकृति जिसके चारों कोणों समकोण हो तथा उसकी भुजाएं समान हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना होता है इसका, ए स्क्वायर, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां बताइए। तो त्रिभुज में सर्वांग समता, दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कब होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए, दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, क्या चीजें होनी चाहिए कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इससे पहले आप समझ लीजिए कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे। दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होते हैं जब उन दोनों त्रिभुजों में सभी जो संगत भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई बराबर हो, जो सभी संगत कोण होते हैं वो कोण बराबर हो। ठीक, जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये भुजा इस भुजा के, ये वाली भुजा इस भुजा के, ये वाला कोण इस वाले कोण के, ये वाला कोण इस वाले कोण के, ये वाला कोण इस वाले कोण के। तो दो त्रिभुज आपको दिए रहेंगे तो हमेशा जरूरी नहीं है कि पूरी जानकारी आपको दी रहे, आपको कुछ कुछ जानकारी दी रहेगी और आपको पता लगाना रहेगा कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। तो क्या ऐसे नियम है जिसको हम देख करके कह सकते हैं कि हाँ दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, तो इन्हीं नियमों को हम कहते हैं सर्वांग समता का नियम। तो यही आपको यहाँ पे पढ़ना है कि त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें, इसी को बोलते हैं सर्वांग समता की शर्तें। ठीक, तो दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होगा तो उसमें सब कुछ बराबर होगा दोनों त्रिभुजों में, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो आप बता नहीं पाएंगे दोनों में डिफरेंस की इसमें कुछ अंतर भी है। तो इस तरीके से अब त्रिभुजों के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता से संबंधित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहले देखिए, भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध। अब जिस आधार पे हम कहते हैं कि हाँ दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है उसको क्या कहते हैं, प्रतिबंध बोल देते हैं। तो भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध ये क्या होता है, देखिए
जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रम के अनुसार दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान हो तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए का गा, ये एक भुजा है 2 सेंटीमीटर की, और दूसरे त्रिभुज चा घा छ में जो चा और घा है ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर है, और इसी तरीके से गा और खा की अगर बात करें ये वाली भुजा तो घा छ इस भुजा के बराबर है, और इसी तरीके से खा और का ये वाली जो भुजा है इस वाली छ च भुजा के बराबर है। तो क्रम से आप देख रहे हैं पहले ये भुजा इस संगत की भुजा के बराबर, फिर ये वाली भुजा इसके, फिर ये वाली भुजा इसके। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं जब बराबर हो गई तो हम यहाँ पे कह सकते हैं भुजा भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। अगर आपको पता है कि तीनों जो हैं भुजाएं दो त्रिभुज में बराबर हैं, जो भुजा जो लंबाई इसकी जो लंबाई इसकी जो लंबाई इसकी है वही लंबाई इसकी इसकी और इसकी है, तो इन दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांगसम बोल सकते हैं। अब जब सर्वांगसम हो गए ये दोनों त्रिभुज तो इन दोनों में सभी चीजें जो है समान हो जाएंगी, ये तीनों कोण भी जो हो जाएंगे अब आप चाहें तो समान बोल सकते हैं। ठीक, तो ये सर्वांगसमता प्रूफ करने का पहला आपका प्रतिबंध है। इसके बाद देखिए दूसरा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध। तो जब एक त्रिभुज के अंतर्गत कोण तथा दो भुजाएं क्रम के अनुसार दूसरे त्रिभुज के अंतर्गत कोण तथा दोनों भुजाओं के बराबर हों तो उस स्थिति में भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क ख ये एक आपकी भुजा है, और इसी तरीके से ये च घ आपकी भुजा है, और इसी तरीके से आप देखेंगे कि क ग ये आपकी भुजा है और घ और छ ये भुजा है। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं आपस में, और ये का वाला कोण जो है 120 अंश और यहाँ घ वाला कोण 120 अंश। तो इसे बोल देते हैं भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। आप देख रहे हैं कि बराबर हैं तो बाकी चीजें भी बराबर हो जाएंगी, मतलब कि तब ये अगर तीनों बराबर हैं तो आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, और जब सर्वांगसम हो गए तो बाकी चीजें सारी भी बराबर हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर इतना ही आपको दिया गया है दो भुजा और एक कोण, यहाँ भी दो भुजा एक कोण, ये आपस में अगर बराबर हैं तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज जो हैं ये सर्वांगसम हैं। इसके बाद देखिए कोण भुजा कोण सर्वांगसमता प्रतिबंध। तो जब त्रिभुज के अंतर्गत कोण तथा दो भुजाएं क्रम के अनुसार दूसरे भुजा के अंतर्गत कोण तथा दोनों भुजाओं के बराबर हो तो उस स्थिति में भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखिए यहाँ पे एक गलत लिख दिया है, पिछला वाला ही लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं क्या रहेगा। यहाँ पे किसी त्रिभुज में दो कोण और उससे लगी हुई भुजा अगर दूसरे त्रिभुज में दो कोण और उससे लगी हुई भुजा के बराबर है तो ऐसे में दो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं का और खा दो कोण है और उससे दोनों कोणों से लगी हुई जो भुजा है वह है आपकी का खा। इसी तरीके से यहाँ घा और छा जो है कोण है, और इन दोनों कोणों से लगी हुई भुजा जो है वह घा छा है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये दोनों त्रिभुज जो होते हैं सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पे ये पिछला वाला ही लिख दिया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज के अंतर्गत जब दो कोण एक भुजा क्रम के अनुसार दूसरे त्रिभुज के अंदर दो कोण एक भुजा के बराबर हो तो उस स्थिति में त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक, तो ये भी आप समझ गए, ये है कोण भुजा कोण सर्वांगसमता। इसके बाद देखिए अगला है समकोण भुजा सर्वांगसमता प्रतिबंध। मेन तीन वही होते हैं, ये तो समझ लीजिए कि उसी का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे बात होती है ऐसे त्रिभुज की जो समकोण त्रिभुज हो। तो जब एक समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं एक भुजा के बराबर हो तो उस स्थिति में भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे
यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज आपको दिए गए हैं, दोनों का कर्ण बराबर है और कोण तो आपको एक पता ही है, दोनों समकोण त्रिभुज हैं तो एक कोण 90 अंश वाला तो बराबर होगा ही, दोनों में ही 90 अंश का कोण होगा और कर्ण आपका बराबर हो गया है। और कोई एक भुजा जो आपको मिल जाए आधार वाली या लंब वाली, अगर वो बराबर है तो ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप सर्वांग समता के सभी नियम, सभी प्रतिबंध समझ गए। ठीक है, यहाँ पे सर्वांग समता की सभी जो शर्तें हैं आपको पता लग गई। अब दो त्रिभुज अगर आपको दिया रहे तो आप पता लगा सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं या नहीं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 44 है, निम्नांकित के मान सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सर्वसमीका के सहायता से आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सर्वसमीका जो आपकी इस्तेमाल होगी, जैसे 598 को हम क्या लिख सकते हैं, 598 के क्यूब को, तो इसको लिख सकते हैं 600 माइनस 2 का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि सर्वसमीका के माध्यम से हमको निकालना है और निकालने में आसानी भी होगी। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो पहला देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 598 का क्यूब जो है इसको हम लिख सकते हैं 600 माइनस 2 का होल क्यूब। अब फॉर्मूला लगा दीजिए तो a की जगह हमारा 600, b की जगह है 2, तो ये हो जाएगा 600 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3a का मान है 600, b का मान है 2 और 600 माइनस 2। इसके बाद देखिए 600 का क्यूब 6 चौक 36, 36 छक 216 हो जाएगा। ठीक, अब 216 हो गया और कितना शून्य लगेगा, 2 शून्य का 3 बार गुणा होगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 6 शून्य। ठीक, 6 शून्य आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद देखिए -8 और माइनस 6 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 3600 गुणे 600 माइनस 2। ठीक, इसके बाद देखिए 216 और 6 जीरो के बाद है -8। अब 3600 का गुणा करेंगे -3600 का 600 में, तो ये कितना हो जाएगा, ये 36 छक वही हो जाएगा 216 और 2 शून्य गुणे 2 शून्य। अब यहाँ देखिए 3600 का गुणा माइनस 3600 का गुणा माइनस 2 में होगा तो हो जाएगा प्लस कितना, 7200। अब इसके बाद ये देखिए -8 इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 6 3 0 और 8 और ये 7200 जो है इसमें से घटेगा। तो घटाएंगे, घटेगा या जुड़ेगा समझ लीजिए, माइनस में है प्लस में है तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 और 0 में से 0 और यहाँ 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 7 जाएगा तो 2 और 6 में से 1 हासिल गया है तो यहाँ बचेगा 5 और ये 1 और ये 2, यानी कि नेगेटिव में कितना बचेगा, 2 1 5 2 8 0 8। अब घटा लीजिए, यही संख्या जो है ये घट जाएगी कितने में से, 216 के आगे 6 जीरो, तो 6 जीरो पहले लिख लेते हैं और 216। अब घटाइए तो 8 घटेगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे 9 बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9 में से 1 8 और 5 में से 2 क्योंकि एक हासिल गया था तो 3 और ये 1 और 2, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 8 4 7 1 9 2। ठीक, तो इस तरीके से ये जो आपका उत्तर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए यही सबसे बड़ा कैलकुलेशन था आपका। अब इसके बाद दूसरा सॉल्व करें हम तो दूसरा कितना आएगा, देखिए 98 का क्यूब है ये, यानी कि इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 2 का
क्यूब और इससे सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे 100 का क्यूब, यानी कि 1 के आगे 6 जीरो और प्लस -2 का क्यूब तो -8 हो जाएगा और फिर -3ab यानी कि 3 इंटू 100 इंटू बी है 2 और 100 - 2। अब इसके बाद देखिए 1 के आगे 6 जीरो और -8 और ये 6, ये 3 का गुणा 2 में तो 600 हो जाएगा ये, और 100 में से 2 घटा लीजिए तो 98 गुणे 98। अब इसके बाद देखिए 1 के आगे 6 शून्य -8 और 6 का गुणा कर लीजिए 98, 9 ये 8 6 48 और फिर इसके बाद हासिल लगा 4, फिर 6 9 54 और 4 58 और 2 शून्य। ठीक, अब देखिए नेगेटिव वाले आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 58808। अब घटा लीजिए तो कितना बचेगा, देखिए लास्ट वाले शून्य से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, उससे पहले 9 यहाँ पे आया रहेगा, 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा, फिर ये 8 जो 9 में से घटेगा तो 1 बचेगा, ये भी 8 9 में से घटेगा और ये 5 भी जो है आपका 9 में से घटेगा तो 4। ठीक, अब देखिए 3 2 5 अंक हम लिख चुके हैं शून्य और ये 1 जो है वो हासिल जा चुका है तो यहाँ बच जाएगा सीधे 9, ये 1 0 हो जाएगा। तो यानी कि 5 अंक की ये संख्या जो है 6 अंक की संख्या बन जाएगी, जो 7 अंक की संख्या यहाँ पे आप देख रहे थे। तो ये आपका इतना हो जाएगा 9,41,192। अब यहाँ पे देखिए तीसरा भी दिया गया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सीधे क्यूब करके लिखते हैं, इसको देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 10 - 0.1 का क्यूब, तो 10 का क्यूब -0.1 का क्यूब -3 इंटू a 10 b 0.1 इंटू 10 - 0.1। अब इसके बाद सॉल्व करिए, 10 का क्यूब 1000 दशमलव का 3 बार गुणा होगा, 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 का 3 बार गुणा होगा 1 हो जाएगा, 3 का गुणा 10 में 30 और दशमलव 1 में तो 3 आएगा और फिर 10 में से ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 9.9 जो हमको दिया गया था। इसके बाद देखिए ये 1000 माइनस 0.001 माइनस, अब गुणा कर लीजिए 9 त्रिक 27 के साथ हासिल लगा 2, 9 त्रिक 27 2 29 29.7 और ये कितना हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव हैं आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 29.701। अब इतना ही घटा लीजिए तो देखिए 29.701 है तो ये कितना हो जाएगा, इसके बाद 3 स्थान पे दशमलव अगर हम लगा दें, देखिए इसका घटाना कैसे होगा देख लीजिए, 1000.000 में से हम घटा रहे हैं 29.701 और 1। अब देखिए यहाँ पे हासिल आएगा, ये हो जाएगा 10, यहाँ बच जाएगा 9 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना होगा 2, अब दशमलव यहाँ पे 9 तो 0 और यहाँ पे कितना आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ पे 9 और ये 1 हासिल में खत्म हो गया तो 970.299 ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से तीनों ही यहाँ पे आपने सर्वसमीका के माध्यम से सॉल्व कर लिया, तीनों में ही आपका a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपने लगा लिया और तीनों ही आपने कैलकुलेशंस यहाँ पे कर लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 है, यहाँ पे 12 16 18 का मासा भाग विधि से बताओ। तो
देखिए जब भाग विधि से मासा करना होता है तो सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे भाग करते हैं उससे बड़ी वाली संख्या में, और सबसे बड़ी वाली संख्या में बाद में भाग करते हैं। तो देखिए 12 से 16 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 12 और 4 जो है हमारा वह शेषफल बच जाएगा। अब इस शेषफल से हम भाग करते हैं भाजक में, जिससे पहले भाग किया गया था। 4 से भाग करेंगे 12 में, 3 बार में पूरा कट जाएगा। अब जहां पे पूरा कट जाता है वही जो होता है हमारा मासा हो जाता है। तो यहां से मासा जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम इसी 4 से अब 4 और अगली संख्या क्या है 18 का मासा हम निकालेंगे। 4 और 18 का, तो 4 से भाग करेंगे 18 में, तो 4 चौक 16 और 2 बच गया। अब इस 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और ये 4 जो है पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 4 और 18 का जो मासा आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 2। तो देखिए 2 और 12 और 16 का मासा 4 आया था और 4 और 18 का कितना आ रहा है 2। तो यही जो फाइनल मासा होगा, तीनों संख्याओं का जो मासा होगा हमारा, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 16 और 18 तीनों को विभाजित करती होगी, वह मासा क्या होगा हमारा 2 होगा। ठीक, तो इस तरीके से तीन संख्याएं अगर दी हैं उनका मासा निकालना है तो पहले जो दोनों छोटी संख्याएं हैं सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली में भाग कर दिया तो मासा निकल गया। जो मासा निकला उस मासा और तीसरी संख्या का मासा ले लिया, जो मासा आएगा वही हमारा तीनों संख्याओं का मासा होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46 है 1/2 कामा 2/3 कामा 4/5 का मासा बताओ। तो 1/2, 2/3, 4/5 ये क्या है भिन्न संख्याएं हैं। तो भिन्न संख्याओं का मासा कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है भिन्न संख्याओं का मासा ये बराबर होता है जो इन भिन्न संख्याओं के अंश हैं, अंश का मासा और बटे हर का लासा। जो भिन्न संख्याओं के हर हैं उनका लासा। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो देखिए हम क्या लिखेंगे 1, 2 और 4 का मासा बटे हर क्या है 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 का लासा। अब देखिए 1, 2 और 4 का मासा लीजिए, 1, 2 और 4 का मासा कितना आएगा। मासा निकालने के लिए इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेते हैं। एक को क्या लिख सकते हैं, एक को 1 लिख सकते हैं, 2 को 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, गुणे 1 अगर लिख दें तो यही हमको मासा 1 ही मिलेगा। सब में क्या कॉमन है, सब में गुणे 1, सब में क्या है, सब में 1 कॉमन है। तो यहाँ पे मासा हमारा 1 हो गया। ठीक, 1, 2 और 4 इन तीनों ही संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, एक ही संख्या है ही, एक वो भी। ठीक, एक जो है वह 1, 2 और 4 इन तीनों संख्याओं को विभाजित करती है, तो मासा 1 हो गया। और 2, 3 और 5 का लासा क्या हो जाएगा। अब देखिए 2 क्या है अभाज्य संख्या है, 3 क्या है अभाज्य संख्या है, 5 क्या है अभाज्य संख्या है। तो इनका लासा क्या हो जाएगा, इनका सीधे सीधे गुणा कर लीजिए तो इनका लासा निकल आएगा। इनका लासा क्या हो जाएगा 2, 3 और 5 का लासा इस तरीके से निकाल लीजिए। तो 2 में भाग जाएगा, फिर 3 से भाग जाएगा, फिर 5 से भाग जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये लासा आ जाएगा, यानी कि लासा इनका जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6, 6 5 30। तो यहाँ पे जो लासा आ गया 30 आ गया, मासा आ गया 1, तो 1/3 जो हो जाएगा इन तीन भिन्न संख्याओं का जो मासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/30। 1/30
वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 1/2 को भी विभाजित करेगी, 2/3 को भी विभाजित करेगी और 4/5 को भी विभाजित करेगी। ठीक, तो इस तरीके से ये आपने मासा निकाल लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 47 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 2149 तथा 1535 को पूर्णतः विभाजित करे। तो दो संख्याएं दी गई हैं, उनको विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या हमको निकालना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमको निकालना है इन दोनों संख्याओं का मासा। यहां से लिख सकते हैं कि 2149 और 1535 का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों संख्याओं को पूरा विभाजित करेगी। तो इन दोनों का मासा निकालना है, तो छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दे दीजिए। 1535 से भाग देंगे 2149 में, तो एक बार जाएगा, जो हो जाएगा 1535, घटा दीजिए तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ 1 और यहाँ 21, यहाँ 1 हासिल आएगा, 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 6 और 1 में से 1 तो 0, 614 बच गया। अब देखिए 614 हमारा शेषफल हो गया। अब जो शेषफल बचा उससे हम भाग देते हैं भाजक में, क्योंकि हम मासा निकालना है, तो 1535 में भाग चला जाएगा 614 में। देखिए 600 का दूना 1200 होता है, तो इसका दूना कितना हो जाएगा, ये 1228, यानी कि 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा नहीं, 1228 और घटाएंगे तो ये 15 में से 8 घटेगा 7, 2 में से 2 घटेगा 0 और ये 5 में से 2 घटेगा 3, 1 में से 1 घटेगा 0, 307 बचा। अब देखिए 307 हमारा शेषफल हो गया, तो इस जहां पे शेषफल आया है वहां पे भाजक क्या है 614, तो 614 में हम भाग कर देंगे, 2 बार में जो है 614 पूरा कट जाएगा, यानी कि ये 307 जो है हमारा, ये क्या है 307 हमारा मासा आ जाएगा, यानी कि 307 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 1535 और 2149 को पूरा डिवाइड करेगी। इसका मासा कितना होगा 307। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है, किन्हीं दो संख्याओं का मासा 18 और संख्याओं का गुणनफल 36 है, संख्याओं का लासा बताओ। अब दो संख्याओं का मासा आपको दिया गया है 18 और गुणनफल जो दिया गया है वह 36 दिया गया है, इसका लासा ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का जो मासा और लासा का गुणन होता है, मासा और लासा का, किन्हीं भी दो संख्याओं का मासा और लासा का जो गुणनफल होता है वह बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। दो संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा। मासा और लासा में दो संख्याओं के जो गुणनफल होता है वह बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के मासा और लासा के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पे देखिए मासा आपको 18 दिया गया है, लासा आपको नहीं दिया गया है और दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है 36। ठीक, तो ये रख दीजिए यहाँ पे 36। अब लासा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 गुणे में है, 18 उधर जाएगा 36 में भाग होगा तो ये हो जाएगा 2, यानी कि लासा का जो मान आ जाएगा वह कितना आ गया 2। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा, लासा का मान आ जाएगा 2। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, 1856 को जोड़ना है आपको, इस तरीके से लिख लीजिए 3287 में और 8432 और 9.999 और 18.888। ठीक, तो अब यहाँ पे जब इस तरीके से जोड़ना है तो इसमें हम बस करते हैं इकाई के अंक को सीध में रखते हैं और दशमलव का अंक नहीं है तो यहाँ दशमलव के बाद चाहे जितना शून्य आप बढ़ा सकते हैं। इन संख्याओं में दशमलव लगा के शून्य आगे बढ़ा दीजिए, तो 3 स्थान तक दशमलव वाली संख्याएं हैं, तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। अब जोड़ेंगे 9 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, 17 के साथ
हासिल लगा 1, तो 9 1 10, 8 18, हासिल लगा 1, और ये 9 और हासिल 1 10 हो जाएगा, और ये 18 हासिल लगा 1, 1 और 6 7, 7 और 7 14 हो जाएगा, 2 16 हो जाएगा, 9 25 हो जाएगा, और 8 जो हो जाएगा 33 हो जाएगा। 3 हासिल लगा 3, 3 और 5 8, 8 8 16, 16 और 3 ये 16 और 4 ये आपका कितना हो जाएगा 20, हासिल लगा 2, और ये 2 8 10 12 4 16 के 6, 16 के 6 यहाँ पे हो जाएगा, हासिल लगा 1 1 1 2 5 हो जाएगा, और ये 8 13, ये कितना आ गया आपका 13,603.887। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, 13,603.887। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसको आप P बाई Q के रूप में व्यक्त कर सकें। तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q का मान जो है वह 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, और Q का मान जो है शून्य ना हो, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या कुछ भी आप बटे में लिख दीजिए, 2/3, 5/990, 1000 बटे 1001, कुछ भी, ये जो भी आप लिख सकेंगे। अंश हर में संख्या अगर दिख रही है तो आपकी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या क्या नहीं होता है, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है परिमेय संख्या है। और पाई भी आपकी परिमेय संख्या होती है। पाई को हम लोग 22/7 लिखते हैं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वह 3.1413, और ये ऐसे चलता जाता है। तो दशमलव के बाद जो संख्या चलती जाती, कभी टर्मिनेट नहीं होती है और रिपीट नहीं होती, तो ऐसी संख्याओं को हम संख्या के बटे के रूप में नहीं दर्शा पाते हैं, तो ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो आप दोनों ही समझ गए यहाँ पे, ये आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं, और ये जो है जिसको आप बटे के रूप में दिखा रहे हैं वो आपकी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं तो संख्या 51 है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 90 है, दो संख्याओं का अंतर 40 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मान लेते हैं संख्याएं क्या है, x और y हैं। माना संख्याएं x और y हैं, तो बोल रहा है कि x और y का जो योगफल है वह है 90, और अंतर जो है यानी कि x माइनस y जो है वह कितना है 40 है। तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करिए, सिंपली इनको जोड़ दीजिए, x में x जुड़ेगा 2x, और धन y में ऋण y, यानी कि 0 हो जाएगा, और 90 और 40 130 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 130/2, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 6 और 5 65, x का मान आ गया 65, ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। 65 धन y बराबर 90 हो जाएगा, 65 धन y बराबर 90, y बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 65, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ठीक, तो इस तरीके से दोनों संख्याएं आ गई, 65 और 25 जोड़ेंगे आप तो 90 आ जाएगा, और घटाएंगे अंतर लेंगे तो 40 आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52 है, x² - 9 बाई x³ - 27। तो x² - 9 को लिख सकते हैं x² - 3 का स्क्वायर, और x³ - 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अब ऊपर देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, a² - b² का, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस b। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3, और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा कितना a³ माइनस b³। तो a³ - b³ क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ab
प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हो जाएगा x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए कितना है x और b है 3, तो 3x लिख दीजिए और प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये आ गया। अब देखिए x माइनस 3 कट जाएगा और बचेगा क्या, x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो यहीं पे ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये दोनों कट के ये आपको मिल जाएगा, यही आपका सरलतम रूप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53 है, दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 सेमी है, वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक वृत्त बना है और इस वर्ग की भुजा जो है वह कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे ये केंद्र O अगर हम माने और यहां से यहां तक अगर मिला दें तो ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी एक आप देख पा रहे हैं कि उतना ही भुजा के बराबर लगभग है। तो इसका जो व्यास है वह बराबर होगा किसके, 7 सेंटीमीटर के, यानी कि 2r बराबर 7 सेंटीमीटर और r बराबर लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है, वृत्त की परिधि, परिधि कितना होता है, परिधि होता है 2πr। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मान कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा, इस वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर लंबी हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54 है, दिए गए चित्र में ABC एक त्रिभुज है, AB के मध्य बिंदु DE और AC के मध्य बिंदु E को मिलाया है। अब देखिए ABC ये एक त्रिभुज है और AB के मध्य बिंदु D और AC के मध्य बिंदु E दोनों को मिलाया गया है, DE रेखा आप देख पा रहे हैं। अब इसके आगे सुनिए, यदि BC की माप 6 सेंटीमीटर है, यदि ये भुजा BC 6 सेंटीमीटर है तो DE की माप क्या होगी तथा BC तथा DE में क्या संबंध होगा। तो अब देखिए जो DE की लंबाई होगी, DE की लंबाई क्या होगी, हाफ ऑफ BC होगी। क्यों, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जा रहा है तो ये जो दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वह तीसरी भुजा के लंबाई के आधी होती है। ठीक, तो यहां से आप लिख सकते हैं DE बराबर हाफ ऑफ BC और ये हाफ ऑफ BC की लंबाई कितनी है 6, यानी DE की लंबाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो लंबाई हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी और उसके समांतर होती है। ठीक, ये पूरा प्रमेय है, इसको ध्यान रखिएगा, ये कहीं भी अप्लाई होगा। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है, यानी कि DE जो होगा वह पैरेलल होगा किसके, BC के। ठीक, तो DE पैरेलल होगा BC के। तो यही BC और DE में संबंध क्या है ये आपको बताना था। यहाँ पे DE लिखा है, ठीक है, DE होना चाहिए, आपके राजन सीरीज में DF लिखा है, मिसप्रिंट है। तो BC और DE में क्या संबंध है, ये दोनों आपस में समांतर होंगे। तो ये पूरा एक प्रमेय ही है जो आपको याद रखना है। ठीक, तो इस तरीके से यहां तक आप समझ गए प्रश्न संख्या 54 तक। उम्मीद है कि यहां तक आपको पूरा क्लास जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरीके से लगातार आप बने रहिए। आगे की क्लास में, अब आगे के प्रश्न जो हैं आगे की क्लास में हम देखेंगे।
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं किसी प्रश्न में दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों में, क्लास को लाइक करिए। और अगर आप इसी तरीके से मैथ विषय या अलग सभी विषय पढ़ना चाहते हैं तो सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डायरेक्ट प्लेलिस्ट से जाकर के पढ़ सकते हैं या चैनल पे भी डायरेक्ट विजिट करके पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कम समय में आप बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएं तो नीचे अस्तित्व एकेडमी ऐप का लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको सेकंड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। और कहीं भी कोई भी डाउट आए तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।